गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। अभी हम दूसरी विधि जो है जीवाणुओं में संयुग्मन के बारे में उसके बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से कि डीएनए का ट्रांसफ़र एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हो सकता है। संयुग्मन की खोज ई कोलाई बैक्टीरिया में की गई थी 1946 में लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा। उन्हें एक प्रभेद लिया था K12 प्रभेद ई कोलाई का, और उसमें दूसरी कोशिकाओं के साथ संयुग्मक नलिका द्वारा जुड़ने की क्षमता होती है। इस नलिका के द्वारा डीएनए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र होता है। अब K12 के दो प्रभेद लिए थे, उनके बारे में एक बार बात कर लें। उसमें दो प्रकार के प्रभेद होते हैं। एक तो होता है असर्वसंश्लेषी मीन्स ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स। ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स एक तरह से इस तरह के स्ट्रेन होते हैं कि जब आप उनको संवर्धित करते हैं कल्चर मीडियम के ऊपर, तो जब भी हम संवर्धन मीडियम बनाते हैं कल्चर करने के लिए, उसमें आपको कुछ लवण डालने पड़ते हैं, कुछ अगार डालना पड़ता है, कुछ सॉल्ट्स डालने पड़ते हैं और कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस डालने पड़ते हैं और उनको कल्चर कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेन तो ऐसे होते हैं जो कि आप बिल्कुल मिनिमम कंडीशंस दें, न्यूनतम उसको सामग्री उपलब्ध कराएं, जैसे कि सिर्फ सॉल्ट दे दिया और कुछ शुगर दे दिया, इस तरह का आइटम दिया और वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन्स या सर्वसंश्लेषी प्रभेद, क्योंकि वो जो मिनिमम आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनसे जो भी उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं वो स्वयं खुद से बना सकते हैं। तो हमें माध्यम में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो सर्वसंश्लेषी या प्रोटोट्रॉफ जिनको हम कहते हैं, उनको संवर्धन के लिए मिनिमल मीडियम में कुछ भी सप्लीमेंट हमें नहीं देना पड़ता है। वह न्यूनतम आवश्यकता और लवणों के माध्यम से ही आराम से वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑक्सोट्रॉफ्स क्या होते हैं, उनमें कुछ कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरह से आप ये माने जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। सपोज़ कि स्कर्वी रोग किसी को है, तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, या ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जैसे कई डायबिटिक पेशेंट्स आप देखेंगे उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो उनका क्या है, उनके जीन के अंदर वो इंसुलिन को बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो जीन मिसिंग होता है या म्यूटेंट हो जाता है, तो वो नहीं बना सकते हैं। तो आपको पेशेंट्स को इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो इसी तरह से ऑक्सोट्रॉफ्स जो होते हैं, उनको उनके पास में वो कैपेसिटी नहीं होती, उनका जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण से वो कुछ पर्टिकुलर सब पदार्थ जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको मिनिमल मीडियम देने पर, न्यूनतम आवश्यकता जो होती है वो देने पर वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पदार्थ नहीं बना सकते जो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मिनिमल मीडियम के अंदर एक सप्लीमेंट देना पड़ता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंसुलिन देते हैं बाहर से, उसी प्रकार से यहाँ पर हमको वो केमिकल उस मीडियम में डालना पड़ता है, तभी वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी होते हैं उनको हम ऑक्सोट्रॉफ्स बोलते हैं। असर्वसंश्लेषी मतलब सर्व पदार्थों का संश्लेषण वो नहीं कर सकते मिनिमल मीडियम से। तो लीडरबर्ग ने, टैटम ने दो ऑक्सोट्रॉफ प्रभेद लिए। एक टाइप में जो था ए स्ट्रेन, उसमें मिथियोनिन और बायोटिन नहीं बना सकता था वो, और दूसरा जो बी स्ट्रेन उन्होंने लिया था उसमें थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमिन ये नहीं बना सकते थे। इसका मतलब ये था कि अगर ए प्रभेद को आपको संवर्धित करना है तो मिनिमल मीडियम के अंदर आपको मिथियोनिन देना पड़ेगा, आपको बायोटिन देना पड़ेगा, तभी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको बी प्रभेद को ग्रो करना है, उगाना है, तो उसमें मिनिमल मीडियम के अंदर आपको थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमिन देना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये दोनों प्रभेद लिए, टेस्ट ट्यूब का कल्चर का जो लिक्विड कल्चर मीडियम होता है उसमें उनको ग्रो करा सप्लीमेंट देने के बाद में, और उन दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया थर्मस में, फ्लास्क में, और उसके बाद में उन्होंने इसको कल्चर मीडियम पे ग्रो किया। तो जब उन्होंने इसको कल्चर करके देखा तो जो उनके सप्लीमेंटेड मीडियम थे उसके ऊपर तो ये ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ कॉलोनीज़ उनको ऐसी भी मिली जिसमें कि उन्होंने देखा कि वो मिनिमल मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं।
और इनका जो संख्या थी वो थी लगभग 10⁻7 सेल्स में से एक सेल्स ऐसे थे जो कि प्रोटोट्रॉफिक पाए गए, जो मेथियोनिन, बायोटिन, थ्रेओनिन पॉजिटिव भी थे, ल्यूसीन और थायमिन के लिए भी वो थे, प्रोटोट्रॉफिक थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो बैक्टीरियल सेल था उससे जो जीन्स थे वो दूसरे जीन में ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, अब संयुग्मन के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने चाहिए। और इस खोज के लिए 1958 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम मैकेनिज़्म देखते हैं संयुग्मन की क्रियाविधि का, तो लीडरबर्ग, हेज और वुलमैन, इन्होंने इसके ऊपर काम किया और इसका मैकेनिज़्म बताया। उन्होंने देखा कि ई कोलाई में जो K12 प्रभेद है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ होती हैं डोनर सेल्स। उन डोनर सेल्स के अंदर एक प्लाज्मिड होता है न्यूक्लियर जीनोम के अतिरिक्त, तो उसको हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जिन भी कोशिकाओं में ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है उसको हम मेल मानते हैं या उर्वर मानते हैं या दाता कोशिका कहलाती हैं ये। और दूसरा जो टाइप है जिनमें कि एफ फैक्टर नहीं होता, ये प्लाज्मिड नहीं होता फर्टिलिटी फैक्टर का, वो एफ माइनस कहलाते हैं। और एफ प्लस में जो प्लाज्मिड होता है इसकी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करके दूसरे सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, जो भी एफ फैक्टर जिसमें भी प्रेजेंट होगा वो एक एफ पाइलस बनाता है, जो कि दूसरे सेल से, जो रेसिपिएंट सेल होता है, ग्राही सेल होता है, जो एफ माइनस होता है उसके साथ में जुड़ सकता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से। यहाँ पे एक चित्र में देख रहे हैं कि एफ प्लस स्ट्रेन है डोनर सेल और एफ माइनस स्ट्रेन है कॉन्जुगेशन ट्यूब बना, और ये प्लाज्मिड जो है वो डिवाइड करके रेप्लिकेट करके दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया, तो दोनों सेल्स जो है वो एफ प्लस हो गए। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि एफ प्लस स्ट्रेन से एफ फैक्टर ट्रांसफ़र हुआ रेप्लिकेट करके और दूसरे को भी एफ प्लस बना दिया। लेकिन अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफ़र होता है, उसके साथ साथ में जीन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। वो कैसे होते हैं? जो ये स्ट्रेन होते हैं K12 स्ट्रेन, इसमें एक प्रभेद होता है जिसको हम बोलते हैं HFR स्ट्रेन। HFR में क्या होता है, ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है ये जो बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियर जीनोम होता है इसके साथ में जुड़ सकता है। उस कंडीशन में जब ये जीनोम के साथ में जुड़ जाता है तो इसकी जीन को ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब 1000-10,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो कॉन्जुगेशन होता है मान लिया 10⁻7 में एक, यहाँ पर उसका काफ़ी गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर HFR स्ट्रेन जो है उसको हम देखें, ये जुड़ा हुआ है, जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है तो ये उस जहाँ पे ये जुड़ा है एफ फैक्टर उसके पास से ये खुल जाता है, खुल करके स्ट्रेट सीधा होकर के और इसका ट्रांसफ़र होता है दूसरे सेल में, और जिधर एफ फैक्टर है उसके दूसरी साइड से ट्रांसफ़र होता है। तो नॉर्मली हम जब ये रखते हैं मीडियम को मिक्स करके, अगर आप थोड़ा सा भी इसको हिला देते हो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो टूट जाती है। तो सामान्यतः पूरा का पूरा गुणसूत्र ट्रांसफ़र नहीं होता, आधा ही ट्रांसफ़र होता है, और वो सेल कुछ जीन्स के लिए डिप्लॉयड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, अब ये जीनोम ट्रांसफ़र होकर आया है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में ऐड हो जाता है और इसके बाद में अगले जनरेशन में ये वहाँ पर जुड़ करके इसको ट्रांसफ़र कर देता है, उसके रिप्लेस कर देता है। इसमें ये प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से जो स्ट्रेन होता है उसका बैक्टीरियल जीनोम इसके साथ में जुड़ता है यहाँ पर आकर के और उसको रिप्लेस कर देता है ये। ठीक है, अब तो इस तरह से जब वो रिप्लेस कर देते हैं अगले जनरेशन में इनका ट्रांसफ़र होता है, और इनमें से कुछ स्ट्रेन में अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे कोई फ्रैगमेंट अगर ट्रांसफ़र होता है तो कुछ में वो जो पर्टिकुलर जीन्स उन्होंने जो देखे थे वो जीन्स ट्रांसफ़र हो गए, इसलिए उसमें मिनिमल मीडियम पे रहने की कैपेसिटी आ गई और वो कन्वर्ट हो गए। तो ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन
उन जीन्स के ट्रांसफ़र होने से प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन में बदल गया और आप उसको मिनिमल मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं।